देखेंगे विधानसभा चुनाव में उन्होंने चिराग पासवान को भाजपा ने किनारे कर दिया नीतीश कुमार के कहने पर, और चिराग पासवान 0 पर आउट हो गए। 50 वर्षों में ब्राह्मण ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ज़्यादातर क्षत्रिय समाज के ही रहे हैं। पहली बार एक पिछड़ा समाज से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। आनंद मोहन जी का प्रभाव 90 के दशक में था, 2000 के दशक राजनीति करते आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हिंदू मुस्लिमों को लड़ा करके सत्ता पर कब्जा जमाया। अब आप देखेंगे जैसे ही नीतीश कुमार हटे तो भाजपा ने चिराग पासवान पर डोरा डाला, उपेंद्र कुशवाहा पर डोरा डाला, जीतन राम मांझी पर डोरा डाला और उनको अपने पाले में किया। उसके बाद नीतीश कुमार जैसे ही लालू प्रसाद के साथ गए तो अब देखा भाजपा की अब तो नीतीश कुमार और लालू बहुत मजबूत हो गए, और अब 40 में उनको जीत उनकी नहीं हो पाएगी, मुश्किल से 2-4 सीट जीत पाएंगे। लालू प्रसाद का अलग वोट बैंक है, नीतीश कुमार का अलग वोट बैंक है, चिराग पासवान का अलग वोट बैंक है, जीतन राम मांझी का अलग वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा का अलग वोट बैंक है, मुकेश सहनी का अलग वोट बैंक है। तो ये छोटे छोटे छत्रब है जो वोट बैंक अपना बना लिया है उन्होंने। जाति से ज़्यादा धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर। सवर्ण वोटरों का मिजाज वो बीजेपी के पक्ष में है, वो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। वो अभी आनंद मोहन हो या कोई भी पूरा जो दिग्गज पहले हुआ करते थे जिनका एक आधार था, अभी उनके पीछे नहीं जाएंगे। हाँ, आनंद मोहन का आनंद मोहन जी का जो पर्सनल रिलेशन है, तो 10% वोट जो है आनंद मोहन जी के जाने पर क्षत्रिय समाज का 10% वोट वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन बिहार और मैं हूं आपके साथ शिव। अभी हम मौजूद है बिहार विधानसभा के परिसर में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सहारा अखबार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, संवाददाता हैं संतोष कुमार। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज जंक्शन बिहार में सर। जी नमस्कार। आज हम आपसे समझेंगे बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर, लोकसभा चुनाव 2024 पर बात करेंगे। जैसे आनंद मोहन जी की रिहाई हो चुकी है, हम तमाम जगह फील्डिंग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो क्या कहिएगा, राजपूत वोटरों का प्रभाव बिहार की 10 लोकसभा सीटों पर पड़ता है, क्या उनका प्रभाव दिखेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, आनंद मोहन जी का प्रभाव 90 के दशक में था, 2000 के दशक में था। 2000 तक उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, कहिए कि 2005 तक उनका प्रभाव था। उनके नाम पर क्षत्रिय समाज एक पांव पे खड़े रहते थे। बिहार ही नहीं, पूरे देश के क्षत्रिय समाज उनके एक आवाज़ पे खड़े हो जाते थे, और उनका वोट बैंक था, वो जिधर चाहते उधर वोट को ट्रांसफ़र कराते थे। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो राजनीतिक समीकरण बदला है और वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति हो गई है, आनंद मोहन जी पिछले 10 वर्षों से जेल में थे, अब वो बाहर आए हैं। तो अभी जो क्षत्रिय राजपूत समाज कहिए या सवर्ण वोटर का जो मिजाज है, तो 95% कहिए 99% सवर्ण वोटरों का मिजाज वो बीजेपी के पक्ष में है, वो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। वो अभी आनंद मोहन हो या कोई भी पूरा जो दिग्गज पहले हुआ करते थे जिनका एक आधार था, अभी उनके पीछे नहीं जाएंगे। हाँ, आनंद मोहन जी का जो पर्सनल रिलेशन है, तो 10% वोट जो है आनंद मोहन जी के जाने पर क्षत्रिय समाज का 10% वोट वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। हाँ, सहरसा क्षेत्र में वो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित, चूँकि उनका वहाँ गृह क्षेत्र है। शिवहर में है तो शिवहर में वहाँ सांसद रहे तो थोड़ा ज़्यादा प्रभाव वो 20% 25% विधायक भी हैं, तो वहाँ वो कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार में वो प्रभाव डाल पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। हाँ, 10% वोटर वो पर्सनल वो प्रभाव डाल सकते हैं, 10% वोटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, वो शिफ्ट करा सकते हैं 10% वोट, उससे ज़्यादा वो वोट नहीं ट्रांसफ़र करा सकते हैं। क्या कहिएगा सर, बिहार में हमेशा जाति की राजनीति चली आ रही है। 1990 का भी दौर था, तमाम जातीय हिंसा फैला बिहार में, और क्या इतिहास फिर से दोहराता है? क्या बहुत जगह अभी भी राजनीतिक जातीय हिंसा देखने को कहीं कहीं मिला है, मोतिहारी में हो गया या अन्य जगहों पर जातीय हिंसा भड़का है। तो जातीय हिंसा भड़का के राजनीतिक कुछ कथित राजनीतिक पार्टियां वोट लेने का प्रयास करती हैं, दाव खेलती हैं। देखिए, जाति की राजनीति, जाति और धर्म की राजनीति आज से नहीं सदियों से होते आ रही है। जी। चाहे मुगल पीरियड हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी आई हो, तो वो शुरू से जाति और धर्म की राजनीति करते आई है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हिंदू मुस्लिमों को लड़ा करके सत्ता पर कब्जा जमाया, पिछड़ों दलितों और अगड़ों को आगे करके आगे पीछे लड़ा करके उन्होंने सत्ता पे ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कब्जा जमाया। उसके बाद आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद जैसे ही आज़ादी हुई तो फिर देखोगे कि आप हिंदू मुस्लिम और का मामला आया, विभाजन हुआ देश का, और फिर जाति प्रथा का जो स्वरूप रहा, दलित पिछड़ों और अगड़ों की जो लड़ाई चलती रही, तो वो हमेशा रहा है।
बिहार ही नहीं, पूरे देश की आप साउथ में चले जाइए, वहाँ भी यही मामला है। अति पिछड़ा, दलित और अगड़ों की लड़ाई चलती रहती है। तो ये पूरे देश का मामला है। और बिहार में भी आप देखिए तो बिहार में भी हमेशा चलता रहा है। अब हाल के वर्षों में कुछ डेवलपमेंट का मामला आया तो जाति से कुछ लोग ऊपर उठे थे, लेकिन फिर अब जाति से ज़्यादा धर्म हावी हो रहा है। जाति से ज़्यादा धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर। तो ये राजनीति चलती रहेगी और इसका वोट बैंक पे आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। माइंड सेटअप है, आप देखिएगा तो माइंड सेटअप है वोटरों का, कौन किसके साथ जाएगा। आप छोटे छोटे जो बोला जाए कि एक दुकानदार कहिए, एक बड़े दुकानदार कहिए, मॉल कहिए, तो एक बना हुआ है, वोट बैंक बना हुआ है। जैसे आप देख लीजिए, लालू प्रसाद का अलग वोट बैंक है, नीतीश कुमार का अलग वोट बैंक है, चिराग पासवान का अलग वोट बैंक है, जीतन राम मांझी का अलग वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा का अलग वोट बैंक है, मुकेश सहनी का अलग वोट बैंक है। तो ये छोटे छोटे छत्रब है जो वोट बैंक अपना बना लिया है उन्होंने, और वो वोट बैंक की राजनीति करती है। आप देखते होंगे भाजपा भले बोलती है या कांग्रेस भले बोलती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, सामूहिक राजनीति करते हैं, चाहे तेजस्वी यादव बोलते हैं हम A to Z की राजनीति करते हैं, लेकिन सभी लोग राजनीति करते हैं। आप आज देखिए, जब तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, भाजपा को जान रही थी कि भाई अब सत्ता तो हम नीतीश कुमार का वोट बैंक है, 18% वो मेरे साथ रहेगा, हमको कोई नहीं हरा सकता है। पिछले चुनाव में उन्होंने 39 सीटों पर कब्जा जमाया एनडीए ने। उसके बाद आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में उन्होंने चिराग पासवान को भाजपा ने किनारे कर दिया नीतीश कुमार के कहने पर, और चिराग पासवान 0 पर आउट हो गए। उसके बाद नीतीश कुमार जैसे ही लालू प्रसाद के साथ गए तो अब देखा भाजपा की अब तो नीतीश कुमार और लालू बहुत मजबूत हो गए, और अब 40 में जीत उनकी नहीं हो पाएगी, मुश्किल से 2-4 सीट जीत पाएंगे। तब आप देखेंगे जैसे ही नीतीश कुमार हटे तो भाजपा ने चिराग पासवान पर डोरा डाला, उपेंद्र कुशवाहा पर डोरा डाला, जीतन राम मांझी पर डोरा डाला और उनको अपने पाले में किया। अब वो मुकेश सहनी को अपने पाले में करना चाह रही है। तो सभी दल भले बोलते हो दिखाने के लिए कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन सभी लोग जाति की राजनीति करते हैं। अगर जाति की राजनीति नहीं करते तो क्यों बोलते हैं कि भाई हमने दलित ये आदिवासी समाज का राष्ट्रपति बनाया, क्यों बोलते हैं कि भाई हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। सभी लोग पूरे देश में जाति की राजनीति करते हैं। अगर कोई बोलते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, तो झूठ बोलते हैं। सभी लोग करते हैं जाति और धर्म की राजनीति। तो बिहार में जब फिर इस बार जो होगा तो जाति और धर्म के नाम पर ही वोट होगा, और ये हमेशा चलता रहेगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि ये जाति और धर्म की राजनीति अभी समाप्त होने वाली है। लेकिन सर, जब तक धर्म और जाति की राजनीति चलती रहेगी, बिहार में विकास संभव नहीं हो पाएगा। इस पर क्या है? ऐसा बात नहीं है। आप देखिए, बिहार में डेवलपमेंट की बात आप अगर बिहार देखेंगे तो पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार में लाख खामियाँ हों, लेकिन डेवलपमेंट तो नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार में लाख बुराइयाँ हों, लाख खामियाँ हों, लोग आलोचना करते हों, लेकिन 15 वर्षों में आप अगर आज से 20 साल पहले चले जाते हैं, 20 साल पहले तो ना सड़क थी, ना बिजली था, ना पानी था, जाम की समस्या से लोग जूझ रहे थे, अपराध का वही स्थिति था, भयावह स्थिति थी, ना रोजगार था, ना कुछ था। लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद इतना डेवलपमेंट कार्य किया कि जो भी असामाजिक तत्व थे, अपराधी थे, वो उन कामों में इंगेज हो गए, ठेकेदारी में शामिल हो गए, तो उससे अपराध कमा। और आप देख लीजिए, बिहार से पहले आपको यहाँ से शिवहर जाने के लिए, मोतिहारी जाने के लिए 12 घंटे 15 घंटे लगते थे। आज 4 घंटे में लोग मोतिहारी पहुँच जाते हैं, 3 से 4 घंटे में। आज बिहार के किसी कोने में अगर आप जाम की समस्या ना हो तो 6 घंटे में आप पहुंच सकते थे। पहले था कि आप जा नहीं पाते थे कहीं। तो डेवलपमेंट हुआ। पटना का ही आप बात ले लीजिए, पटना में इतने पुल पुलिया और सड़कों का जाल बिछा है। तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि जाति और धर्म जहाँ होगा वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। जाति और धर्म के साथ डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। आज आज़ादी मिली थी तो हमारे पास कुछ नहीं था, मतलब दाने दाने को लोग मोहताज थे, मक्का खाते थे, दाल नहीं मिलता था, चावल नहीं मिलता था, तो अमेरिका से चावल आया था। और आज स्थिति हो गई है कि आज अपना उत्पादन कर रहे हैं, अनाज उत्पादन कर रहे हैं, आप काफ़ी काम कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो जाति और धर्म के साथ भारत
आज चांद पर भारत पहुंचा डेवलपमेंट का ही परिणाम है। इसरो का स्थापना हुआ वो डेवलपमेंट का ही परिणाम है। आज हमारे देश में IIT, एम्स, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। पर आप देखेंगे तो एम्स में इलाज कराने के लिए यूरोप अमेरिका से लोग आते हैं इंडिया इलाज कराने। तो इंडिया में डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से होनी चाहिए उस रफ्तार से डेवलपमेंट। मोदी जी हमेशा सवाल उठाते हैं और बीजेपी के तमाम नेता हमेशा सवाल उठाते हैं कि 75 सालों में कांग्रेस ने कुछ विकास नहीं किया, देश को गर्त में ले गए, और हम जब से आए हैं देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, आसमानों की बुलंदियों को देश का विकास चला गया है। देखिए, ये पॉलिटिकल है, वोट बैंक की राजनीति है, तो वो बोलते रहेंगे कि भाई कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 75 वर्षों में कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने 75 वर्षों में बहुत सारा काम किया है। एक सिरे से उसको नकारा नहीं जा सकता है कांग्रेस के कामों को। उन्होंने डेवलपमेंट का, ऐसा नहीं है IIT कांग्रेस की देन है, इसरो कांग्रेस की देन है, आपको एम्स कांग्रेस की देन है, IIM कांग्रेस की देन है, आपको महात्मा गांधी सेतु जो 2 उत्तर बिहार और मध्य बिहार को, ये कांग्रेस की देन है। तो ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। और अगर मोदी जी कहते हैं तो देखिए वो राजनीतिक बात करते हैं, वो आलोचना विपक्ष है तो विपक्ष की आलोचना करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ने भी काम नहीं किया, मोदी जी ने भी काम किया है। मोदी जी ने भी, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किया है, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। और आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को जो स्थिति मिली थी, देश जब उनके पास था, तो उन्होंने कैसे कैसे छोटे छोटे रजवाड़े में देश बटा हुआ था, सबको उन्होंने एकजुट किया। नहीं तो भारत पूरी तरह से विभाजित था। अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो कैसे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन्होंने कैसे छोटे छोटे राजवाड़ों को भारत में मिलाया। आज कश्मीर जो हमारा अंग है, जो वो उन्हीं की देन है कि कश्मीर हमारे साथ है। आज सिक्किम जो है वो उन्हीं की देन है कि हमारे साथ है। आज गुवाहाटी है, सिक्किम है, तिब्बत है, सब उन्हीं की देन है कि हमारे साथ है। आज नहीं तो वो चीन में चला जाता, उधर पाकिस्तान में चला जाता। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया है। एक लास्ट सर, बिहार के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत सारी जो नई जातीय संगठन आई हैं, और जैसे ब्राह्मण जो संगठन आई है, भूमिहार संगठन आई है, ये लोग बताते हैं कि हम लोग हाशिए पर जा रहे हैं, हम लोगों का राजनीतिक में कोई अभी बेहतर प्रयास नहीं हो रहा है, यानी हम लोग की भागीदारी कम हो रही है धीरे धीरे, हम लोग को हाशिए पर ले जा रहा है। कोई भी गाली दे देता है हमारे धर्म, हमारी जाति को, और वो राजनीतिक में चमकने का प्रयास करता है, लाइट में आने का प्रयास करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी धर्म हाशिए पर आए, समय परिवर्तनशील है, पृथ्वी गोल है। तो आप देखते होंगे कि कभी आप घर में ही लीजिएगा तो एक भाई आज है, आप आज 0 पर हैं, तो आपका पड़ोसी थोड़ा काम करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, फिर वहाँ पर उससे आप नीचे आइएगा। तो ऐसा नहीं है। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज और सवर्ण क्रांति आज़ादी के बाद से लगातार आप देखेंगे तो पिछले 50 वर्षों में ब्राह्मण ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ज़्यादातर क्षत्रिय समाज के ही रहे हैं। पहली बार एक पिछड़ा समाज से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले आप एक देवगौड़ा हुए थे। नहीं तो लगातार ऐसा नहीं है कि समाज में उपेक्षित वर्ग हैं, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। और ये एक मानसिकता अभी होती है, जैसे पहले बिहार में ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर होते थे, सत्येंद्र बाबू होते थे, श्री कृष्ण बाबू होते थे। तो 90 के दशक के बाद आया तो पिछड़ों में जागृति आई, तो लालू प्रसाद बने। उसके बाद लालू प्रसाद से हटकर नीति पिछड़ो। अब आप देखिएगा अति पिछड़ा समाज से कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा आने वाले समय में। उसके बाद देखिएगा फिर दलित समाज से कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप लोहिया की पुस्तक पढ़िएगा कि धीरे धीरे दलितों के हाथ में सत्ता आएगी, जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे। पहले था कि ब्राह्मण समाज हो या क्षत्रिय, तो उनके हाथों में सत्ता थी और वो जैसे चाहते थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे जैसे जागरूकता आते गई वैसे वैसे लोगों के अपने सत्ता की लोलुपता जागी, सत्ता पे काबिज होते गए। तो आप देखोगे लालू प्रसाद आए तो उन्होंने दलितों पिछड़ों को आगे किया, तो पिछड़ा समाज जागृत हुआ, तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने। अब नीतीश कुमार के बाद नीतीश ने अति पिछड़ा समाज और दलित को आगे जागरूक किया है। तो अब देखिएगा आप दलित समाज से, आप कुशवाहा समाज से चीफ मिनिस्टर की मांग हो रही है। उसके बाद देखिएगा अति पिछड़ा से, धानुक समाज से या नाई समाज से पासवान जी की भी मांग उठ रही है। दलित वही ना बोले, आने वाले समय में अति पिछड़ा और दलित समाज से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो समाज परिवर्तनशील है और सबको मौका मिलेगा, जैसे जैसे जागरूकता आएगी और वो समाज आएगा। और फिर देखिएगा आने वाले समय में फिर जैसे आएगा दलित, उसके बाद फिर देखिएगा कि फिर आज से 10 साल 20 साल बाद फिर ब्राह्मण सत्ता में आएंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर क्षत्रिय मुख्यमंत्री बनेंगे। आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए, पिछले 30 वर्षों से यूपी में पिछड़ों की सत्ता थी। अब योगी आदित्यनाथ आए, सवर्ण आए, राजपूत समाज के यहाँ तो वो हैं। आप झारखंड का ले लीजिए, झारखंड में केवल आदिवासी बनते थे,
वहाँ से वैश्य समाज से आए वो बने। तो समाज परिवर्तनशील है, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी, जैसे जैसे शिक्षा का विकास होगा, वैसे वैसे सत्ता मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ तमाम बातों को आप रखने के लिए। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ थे सहारा अखबार के वरिष्ठ पत्रकार संवाददाता संतोष कुमार जी। इन्होंने तमाम बातें रखी है बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पे। आनंद मोहन जी पे इन्होंने बात रखी है कि जो उनका क्षेत्र आता है वहाँ पे प्रभाव उनका दिखेगा, लेकिन जाति की राजनीति पर अब ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा। कुछ कुछ होते हैं ऐसे। जाति की राजनीति तो हमेशा बिहार में चलती आ रही है, देश में बिहार जाति की और धर्म की राजनीति के कोई वोट, सब पार्टियाँ प्रयास करती हैं जाति की राजनीति करके और धर्म की राजनीति करके वोट लेने का। खैर, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, आई थिंक गलियारों में सरगर्मी और तेज होगी और आपके साथ हम नए नए विश्लेषण, चुनाव के बेहतर अपडेट और निष्पक्षता के साथ हम खबरों को आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सुमित सिंह के साथ मैं शिवम, धन्यवाद।